आज हम फ़िरोज़ शाह तुगलक पर चर्चा करेंगे। फ़िरोज़ शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी है। फ़िरोज़ शाह तुगलक मोहम्मद तुगलक शाह के बाद गद्दी पर बैठा। इसके पिता का नाम जो है वो रजब था, जो मोहम्मद तुगलक का चाचा लगता था, और इसकी माँ जो है वो लैला बीबी, किसी किसी में नैना बीबी नाम मिलेगा, वो राजपूत सरदार रणमल की पुत्री थी। जिस समय मुग़ल सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक की मृत्यु हुई, उस समय फ़िरोज़ शाह तुगलक ठट्टा नामक स्थान पर था। मृत्यु उनकी आकस्मिक होती है। जैसे ही उनकी मृत्यु होती है, वैसे ही उत्तराधिकारी किसको घोषित किया जाए, ये एक संशय का विषय बन जाता है। लेकिन ठट्टा में जो उलेमा होते हैं, अमीर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो सब फ़िरोज़ शाह तुगलक की योग्यता को देखते हुए ठट्टा में ही उसे सुल्तान घोषित कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद शाह तुगलक की बहन खुदाबंदजदा अपने पुत्र दावर मलिक को सुल्तान बनाना चाहती थी। वो इसका विरोध करती है, लेकिन अमीर, उलेमा, सूबेदार, अधिकारी सब उसे समझाते हैं कि ये सही है कि उत्तराधिकारी दावर मलिक को बनना चाहिए। लेकिन इस समय जो हालात हैं, ठट्टा में विद्रोह हो रहा है, मंगोल निरंतर आक्रमण कर रहे हैं, इस समय अगर हमने अयोग्य उत्तराधिकारी का चयन कर लिया तो न केवल दावर मलिक अपितु सुल्तान पद जो है, मुग़ल शासन जो है, ये समाप्त हो जाएगा। और वो विरोध करना बंद कर देती है। इधर जब फ़िरोज़ शाह तुगलक ठट्टा से सुल्तान पद के लिए दिल्ली आ रहा होता है, तो उसे उस समय जो वज़ीर था उसका एक पत्र मिलता है, जिसमें वो ये घोषणा करने की कोशिश करता है कि मोहम्मद शाह तुगलक ने एक पुत्र को गोद ले रखा था, जो कि अभी 6 वर्ष का है, और उसको उत्तराधिकारी घोषित किया जाए। अब मोहम्मद तुगलक का पुत्र था या नहीं था, ये विवाद का विषय है। लेकिन अमीर फ़िरोज़ शाह तुगलक को सुल्तान बनाए जाने के निर्णय पर कायम रहते हैं, और अंततः फ़िरोज़ शाह तुगलक ही दिल्ली का सुल्तान घोषित होता है। फ़िरोज़ शाह तुगलक जब गद्दी पर बैठा तो उसने अन्य सुल्तानों की तरह अपनी गृह नीति, धार्मिक नीति, विदेश नीति निर्धारित की। सबसे पहले हम गृह नीति के बारे में बात करेंगे। गृह नीति में भी राजत्व व्यवस्था, फ़िरोज़ शाह तुगलक जो है वो सुल्तान बना था अमीरों की मदद से, और यहाँ उसने जब राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया, राजत्व नीति का अपना निर्धारण किया, तो यहाँ उसने उस बात को कंसिडर करते हुए उसने ये दिखाने की कोशिश की, और दिखाया ही नहीं बल्कि अपनी नीति में अपनाया कि वो सिर्फ सल्तनत पद का ट्रस्टी है। अर्थात सल्तनत, सुल्तान पद जो है उसमें एक तरह से खलीफा जो है वो सर्वे सर्वा है, और वो खलीफा के प्रति अत्यधिक सम्मान व्यक्त करता है, और कहता है कि मैं इस पद पर खलीफा की मदद से हूँ। और यहाँ वो इस तरह की नीति अपनाकर उसने अपने जो अमीर थे, जिन्होंने उसे सुल्तान बनाया था, मुसलमान थे, उलेमा वर्ग था, उनको एक तरह से पूरी तरह से अपने समर्थन में कर लिया, और उन्हें लगा कि यही व्यक्ति हमारा सुल्तान बनने योग्य था और हमारा निर्णय सही है। दूसरा, उसने और मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए, अमीरों को अपने पक्ष में करने के लिए, उलेमा को अपने पक्ष में करने के लिए इस्लामिक कानून के अंतर्गत राजतंत्र व्यवस्था को स्थापित किया। तीसरा, उसने अपने आप को एक आदर्श व्यक्ति बताते हुए, मूल्यों का निर्धारित करते हुए, अपने जो पूर्ववर्ती सुल्तान थे उनका उल्लेख अपने खुतबों में किया और अपने आप को उनका उत्तराधिकारी घोषित किया।
इसके बाद उसने उलेमा वर्ग को संतुष्ट और करने के लिए उन्हें अत्यधिक अधिकार प्रदान किए। न केवल अधिकार प्रदान किए अपितु सैनिक वर्ग में भी उनको एक तरह से ज़्यादा अधिकार दिए। उनको बहुत सारी रियायतें दी। अधिकारियों के चयन में उनकी भूमिका को स्वीकारा और कुल मिलाकर उसने अपने आप को उलेमा वर्ग का खुला समर्थन करने वाला सुल्तान घोषित किया। फिरोज शाह तुगलक ने एक और चेंज किया राजत्व व्यवस्था में। उसने उस समय वजीर होता था, सर्वे सर्वा सुल्तान है, उसके बाद जो अधिकारी होता था वो वजीर होता था, सारे निर्णय सुल्तान लेता था, लेकिन वजीर की सहायता ली जाती थी। अब तक जितने भी सुल्तान हुए उन्होंने निरंकुश शासन, स्वेच्छाचारी शासन की स्थापना की, चाहे वह अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे वह मोहम्मद शाह तुगलक हो, गयासुद्दीन तुगलक के अलावा। लेकिन यहाँ उसने वजीर की शक्ति का विकास किया और वजीर की शक्ति का विकास उसने इस हद तक किया कि उसने, कहा जाता है कि सुल्तान 6 वर्षों में सिर्फ 13 दिन जो है वो शासन करने गया, बाकी का वो वजीर ही शासन को संभालता रहा। तो कुल मिलाकर वजीर की शक्ति इतनी ज़्यादा फिरोज शाह तुगलक के समय में रही कि सर्वे सर्वा वही रहा। किस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, कितना वेतन निर्धारित किया जाएगा, कौन सी सैनिक नीति को अपनाना है, कहाँ आक्रमण करना है, कहाँ किससे समझौता करना है, इसका कुल मिलाकर सारे कार्यों का जो निर्णय था वो वजीर के द्वारा लिया गया। और वजीर जो उसने बनाया था वो बनाया था मकबूल। और मकबूल की शक्तियाँ इतनी बढ़ गई थी कि एक्चुअल में कहा जाता है कि मकबूल ही सुल्तान था। फिरोज शाह तुगलक तो सिर्फ नाम मात्र का था और वो उसी के अकॉर्डिंग निर्णय लेता था। और आप देखिए आगे इसका विरोध होता है, युवराज जो होता है वो मकबूल की हत्या करवा देता है। तो यहाँ जैसे ही वजीर पद की अहमियत ख़त्म होती है, वैसे ही फिरोज शाह तुगलक का साम्राज्य जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। राजत्व के सिद्धांत में ये परिवर्तन करने के पश्चात उसने अपनी राजस्व व्यवस्था की तरफ ध्यान दिया। और राजस्व व्यवस्था में भी आप देखेंगे कि उसने बहुत सारे परिवर्तन किए, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो आयात निर्यात कर हो, चाहे वो ब्राह्मणों के विरुद्ध हिंदुओं के विरुद्ध कर हों। कुल मिलाकर उसने राजस्व व्यवस्था में बहुत बड़े चेंजेस किए। अब राजस्व व्यवस्था में क्या परिवर्तन किए, तो यहाँ उसने देखिए इसको जो राजस्व, अब चेंज क्यों किया उसने, क्योंकि इसको जो राजस्व व्यवस्था मिली थी वो मोहम्मद तुगलक शाह ने जो उदारवादी कार्य किए थे और जो उसने अपनी एक तरह से नीतियों के अंतर्गत कार्य किए थे, चाहे वो सांकेतिक मुद्रा हो, चाहे वो राजधानी परिवर्तन हो, उसके अंतर्गत राजकोष जो था वो बिल्कुल खाली हो गया था। और इस समय स्थिति जो थी राजस्व की वो शोचनीय थी। तो यहाँ मोहम्मद तुगलक, क्योंकि खाली राजस्व से तो कोई शासन चला नहीं सकता, इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने अपनी नीति का निर्धारण किया। और इसके अंतर्गत उसने अधिकारियों को एक तरह से ये कार्य दिया कि सबसे पहले तो वो ये लेखा जोखा देखें कि हमें कितनी आय होती है और कितना हमारा व्यय होता है। और आय और व्यय में भी, क्योंकि मेन जो आय का साधन था वो भूमि कर था, इसमें भी वो ये देखें कि खालसा भूमि से कितनी आय होती है, खालसा भूमि जिस पे सुल्तान का सीधा अधिकार है, और ये निर्धारित करके वो बताएं। उसके बाद हम अपनी राजस्व नीति का निर्धारण करेंगे। तो ये जब काम सौंपा गया तो खालसा भूमि की जो आय थी वो 7 लाख टका वार्षिक के करीब एक तरह से निर्धारित की गई। उसके बाद उसने अपनी राजस्व नीति का निर्धारण किया। यहाँ उसने जो चेंजेस किए उसमें सबसे पहले तो उसने, आप देखिए मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद शाह तुगलक जो है उसने वो सारी ज़मीन जो अनुदान में दी गई थी उन सबको जब्त कर लिया था। उसने उलेमा वर्ग के को जो अधिकार दिए गए थे वो सारे छीन लिए थे। तो यहाँ